जय हिंद। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ लिया था और रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फोर्सेस को हरा दिया। सिराजुद्दौला मारा गया और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को मिला एक नया नवाब जिसका नाम था मीर जाफर। हालांकि कहने के लिए, देखने के लिए मीर जाफर बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, लेकिन एक्चुअल में ये पपेट था। ये पपेट था रॉबर्ट क्लाइव का, ये पपेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और प्लासी की बैटल के बाद फाउंडेशन रख दी गई ब्रिटिश एम्पायर की इन इंडिया। बंगाल के कॉन्क्वेस्ट में बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बैटल लड़ी गई है, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। लेकिन प्लासी की बैटल और बक्सर की बैटल के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बंगाल में। जैसे एक और इंसान नवाब बना जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ 1760। ये मीर कासिम का क्या रोल है, ट्रीटी ऑफ 1760 के क्या प्रोविजंस हैं और कैसे हम पहुंचे हैं बैटल ऑफ बक्सर तक, वो सारी बातचीत आज अपन करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के बैटल में जीती तो मोहर लग गई एक तरीके से प्लासी की जीत पे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी में जीती थी वो तुक्के में नहीं जीती थी। एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेस हैं वो बेहद पावरफुल हैं। अब इन ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस से डर के रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के क्या प्रोविजंस हैं उनको भी देखेंगे। और फाइनली रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में इंट्रोड्यूस किया ड्यूल गवर्नमेंट को। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ड्यूल गवर्नमेंट क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले तो वही बेसिक बातचीत कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला मारा गया और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को मिला एक नया नवाब जिसका नाम था मीर जाफर। इन 1757 मीर जाफर बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। और ये वही मीर जाफर है जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिराज का कमांडर हुआ करता था जिसे सिराज ने डिसमिस किया था। मीर जाफर ने सिराज को धोखा दिया। बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी। मीर जाफर को लग रहा था कि प्लासी जीतने के बाद नवाब ऑफ बंगाल बनेंगे, नवाबी करेंगे बंगाल में, लेकिन बाद में इसको समझ में आया कि ये नवाब के नाम पे पपेट बन के रह गया है। ही वॉज अ पपेट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ही वॉज अ पपेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्चुअल में इसके पास में कोई पावर थी नहीं, ये हर चीज के लिए डिपेंडेंट था क्लाइव पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इसका दम घुटने लगा बिकॉज एक तो क्लाइव जो है वो बहुत ओवरटली इंटरफेयर कर रहा था, कोई कामकाज करने ही नहीं दे रहा था। और दूसरा, कंपनी लंबे चौड़े पैसे मांग रही थी, कभी सिल्वर, कभी गोल्ड, कभी पैसा, और इतना पैसा आए कहाँ से। मीर जाफर वॉज अनेबल टू पे ह्यूज अमाउंट्स टू द कंपनी। मीर जाफर रास्ता ढूंढ रहा था और इसको रास्ता नजर आया डच लोगों में। मीर जाफर ने दिमाग लगाया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भी यूरोप से आई है और डच लोग भी यूरोपियंस हैं, क्यों ना डच लोगों के साथ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया जाए। और डच लोगों को तो कोई घाटा था ही नहीं। डच लोगों को लग रहा था कि यार लोकल नवाब है, बंगाल का नवाब है, हमारे साथ मिलके लड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएंगे, फिर पूरा भारत हमारा। तो डच और मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में एक कॉन्स्पिरेसी रची एट चिंसुरा। चिंसुरा नाम की जगह पे एक कॉन्स्पिरेसी रची गई। लेकिन कुछ हो पाता उससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने डच फोर्सेस को हरा दिया एट द बैटल ऑफ बीदारा इन नवंबर 1759। और बैटल ऑफ बीदारा के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने डच लोगों को बोला कि बेटा कोने में बैठे रहो, जो थोड़ा बहुत तुम्हारा ट्रेड चल रहा है उसको करते रहो, अदरवाइज बहुत पीटे जाओगे। और मीर जाफर का जो सपना था वो सपना ही रह गया। अच्छा, अपन ने पढ़ा हुआ है एक साल बाद ही 1759 के बाद 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुई है और इस बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में फ्रेंच लोगों को भी हरा दिया गया है। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मीर जाफर की ये जो हरकतें थी इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी खुश तो बिल्कुल नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी मौका ढूंढ रही थी और इसी दौरान हुआ ये कि मीर जाफर का जो बेटा था मिरान, ही पास्ड अवे, ही डाइड। मिरान सिग्निफिकेंट इसलिए है बिकॉज ये माना जा रहा था कि मीर जाफर के बाद बंगाल का सक्सेसर, बंगाल का नवाब कौन बनेगा, मिरान बनेगा। लेकिन जब मिरान पास्ड अवे तो एक सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो गई। किस किस के बीच में? एक तरफ तो था मिरान का बेटा और दूसरी तरफ था मीर कासिम जो कि मीर जाफर का सन इन लॉ था। एक तरफ मिरान का बेटा और दूसरी तरफ मीर कासिम। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा स्मार्टली,
मीर कासिम को सपोर्ट करना शुरू किया। कलकत्ता में एक गवर्नर था वॉन्सी टाट, और ये वॉन्सी टाट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। इसने मीर कासिम को सपोर्ट करना शुरू किया और इसने बोला मीर कासिम को कि भाई साहब हम आपको बनाएंगे नवाब बंगाल का, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन बदले में आपको हमें कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी। मीर कासिम बोला ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ 1760। और ये जब ट्रीटी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मीर कासिम ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। क्या लिखा गया इस 1760 की ट्रीटी में कि बुर्दबान का डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर का डिस्ट्रिक्ट और चित्तगोंग का डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। रिसोर्स वाइज और स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। बुर्दबान का डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर का डिस्ट्रिक्ट आज के वेस्ट बंगाल में, और चित्तगोंग का डिस्ट्रिक्ट आज के बांग्लादेश में। ये किसको दे दिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा, सेलेट में चूनामन ट्रेड होता था। चूनामन एक तरीके का लाइमस्टोन का पत्थर है। चूनामन ट्रेड होता था, बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड। इससे जो भी प्रॉफिट आएगा उसका आधा हिस्सा किसको दे दिया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। जितना भी बंगाल के ऊपर ड्यू चल रहा है उस ड्यू को भी चुकाने के लिए राजी हो गया मीर कासिम। फिर कंपनी जो है वो सदर्न इंडिया में डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रही थी, वॉर्स लड़ रही थी। मीर कासिम ने बोला कि उन वॉर्स को फंड करने के लिए अलग से 5 लाख रुपए भी दूंगा मैं आपको। इसके अलावा बदले में कंपनी ने क्या बोल दिया कि मीर कासिम भाई, आपके जो भी दुश्मन होंगे वो हमारे भी दुश्मन होंगे, और आपके जो दोस्त होंगे वो हमारे भी दोस्त होंगे। एक चीज़ और लिखी गई कि नवाब की टेरिटरी में जो भी लोग रह रहे हैं वो कंपनी की ज़मीन पे जाके सेटल नहीं होंगे, और कंपनी की टेरिटरी में जो भी लोग रह रहे हैं वो नवाब की टेरिटरी में जाके सेटल नहीं होंगे। कितना बेवकूफ़ी वाली ट्रीटी साइन करी मीर कासिम ने नवाबशिप के लिए। ट्रीटी में क्या कहा गया कि बुर्दबान का डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर का डिस्ट्रिक्ट, चित्तगोंग का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। चूनम ट्रेड में जो भी प्रॉफिट होता है उसका आधा शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। जितना भी ड्यू है बंगाल के ऊपर वो भी चुकाएगा मीर कासिम। ऊपर से साउथ में जो कंपनी की लड़ाई चल रही है, डोमिनेंस की जो भी वॉर्स चल रहे हैं, उनको फंड करने के लिए 5 लाख रुपए भी देगा। और बदले में क्या है कि मीर कासिम भैया जी, आपके जो भी दुश्मन हैं वो कंपनी के दुश्मन हैं, आपके जो भी दोस्त हैं वो कंपनी के दोस्त हैं। ट्रीटी साइन हो गई। कंपनी ने बोला मीर कासिम को कि जाओ, आज से तुम हो बंगाल के नवाब। मीर जाफर को बोला गया कि बेटा तुम्हारे पास का कुछ है नहीं, साइड में बैठ जाओ, अगर बदतमीजी करोगे तो पीटे उड़ जाओगे। मीर जाफर के पास में कोई रास्ता था नहीं, मीर जाफर ने रिज़ाइन कर दिया। बदले में कंपनी ने क्या बोला कि तुम्हें साल के 1500 रुपये मिल जाएंगे अपना खर्चा चलाने के लिए। भाई किसी टाइम पे तुम नवाब रहे हो तो खर्चा चलाने के लिए तुम्हें 1500 रुपये दे दिए जाएंगे। कहानी क्या है? 1757 में सिराज मारा गया इन दी बैटल ऑफ प्लासी। एक नया नवाब बना जिसका नाम था मीर जाफर। 1757 से लेके 1760 तक मीर जाफर नवाब रहा, और 1760 में एक नया नवाब बना दिया गया है मीर कासिम। लेकिन 1760 में जब मीर कासिम नवाब बन गया तो मीर कासिम ने कुछ ऐसे काम किए जो कि दिखाता है कि ये बड़ा एबल आदमी था। इनफैक्ट अलीवर्दी खान के बाद जो भी लोग नवाब बने बंगाल में, उन सब में सबसे एबल आदमी कौन था? मीर कासिम। जैसे सबसे पहले तो इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की। पहले कैपिटल हुआ करती थी मुर्शिदाबाद में, इसने कैपिटल शिफ्ट की टू मुंगेर। मुंगेर एक जगह है बिहार में। क्यों शिफ्ट की? बिकॉज मुर्शिदाबाद जो है वो कलकत्ता के बहुत पास है, और कलकत्ता बैटल ऑफ प्लासी जब खत्म हुई थी तो अपन ने पढ़ा था कलकत्ता पे किसकी सोवरेनिटी थी? कलकत्ता पे सोवरेनिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब क्योंकि मुर्शिदाबाद बहुत पास था कलकत्ता के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ा इजीली कंट्रोल कर पा रही थी। तो इसने बोला कि पहले तो कैपिटल को शिफ्ट करो, और कैपिटल लेके गया ये कहाँ पर? मुंगेर में। दूसरा, इसने ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस किए, ब्यूरोक्रेसी को रीऑर्गेनाइज किया और अपने चॉइस के ऑफिसर्स को भर्ती किया ब्यूरोक्रेसी में, ताकि उसकी बात सुनी जाए। ऑफिसर्स तो कम से कम उसकी बात सुने। दूसरा, इसने फिर आर्मी में भी चेंजेस करना शुरू किया, आर्मी में भी रिफॉर्म्स करना शुरू किया। अच्छा, जब ये सब कुछ कर रहा होगा मीर कासिम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको सपोर्ट कर रही होगी या इसके अगेंस्ट में होगी? बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके अगेंस्ट में होगी। इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें की मीर कासिम ने। जैसे मीर कासिम ने बिहार के डेप्यूटी गवर्नर राम नारायण को बोला कि बिहार के जितने भी रेवेन्यू के अकाउंट्स हैं उनको मेरे को शेयर करो, उनको मुझे सबमिट किया जाए। भाई अथॉरिटी मेरी है, तो ये जो रेवेन्यू के जितने भी अकाउंट्स हैं इन्हें मेरे साथ में शेयर किया जाए, मेरे को सबमिट किया जाए, मैं देखूंगा कि इनको कैसे यूज़ करना है। लेकिन ये जो राम नारायण है जो कि डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार है, इसको सपोर्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। राम नारायण ने कर दिया मना।
मना कर दिया तो मीर कासिम को लगा कि यार ये डेप्यूटी गवर्नर मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, दिक्कत टेंशन आना शुरू हो गई। ऊपर से कंपनी को जो दस्तखत इश्यू करने की परमिशन मिली थी, अपने को याद है ये जो दस्तखत से कब परमिशन मिली थी, 1717 में फारूक शियार के फरमान्स के थ्रू। इनके थ्रू बेसिकली क्या था कि एक सर्टेन अमाउंट कंपनी को देना था मुगल एम्परर को, और बदले में पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड था कि बंगाल में आप किसी भी चीज़ का ट्रेड करो, ना आपको कोई ड्यूटी देनी, ना आपको कोई टैक्स देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस दस्तखत की वजह से टैक्स नहीं मिल रहा है नवाब को, ड्यूटी नहीं मिल रही है नवाब को, पैसे का लॉस किसको हो रहा है, नवाब को हो रहा है। दूसरा, लोकल मर्चेंट्स जो है बंगाल में उनको भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अनइक्वल कंपटीशन है। लोकल मर्चेंट जब ट्रेड करेगा बंगाल में तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा, उसको तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो उसका प्रोडक्ट तो हो जाएगा महंगा। लेकिन क्योंकि कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना, कोई ड्यूटी नहीं देनी है, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो रह जाएगा सस्ता, कंपनी को फायदा हो रहा है, तो लोकल मर्चेंट भी परेशान है। दूसरा, कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो इन दस्तखत का मिसयूज कर रहे हैं। कैसे? प्राइवेट ट्रेड में भी यूज कर रहे हैं इसको। दूसरा, इंडियन मर्चेंट से कमीशन लेते हैं और कमीशन के बदले में दस्तखत को बेच देते हैं। ये जो परमिशन लेटर है इसको बेच देते हैं कि हाँ तुम भी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चारों तरफ से जो है वो नवाब को नुकसान हो रहा है इन दी रेवेन्यू। इस चीज से डील करने के लिए नवाब ने क्या बोला कि इसको पूरी तरीके से खत्म ही करते हैं, और नवाब ने क्या बोला कि मैं पूरे तरीके से ड्यूटीज को अबॉलिश कर रहा हूं। ड्यूटीज को अबॉलिश करने से अंग्रेजों को क्या नुकसान है? अंग्रेजों को नुकसान ये है कि कल तक ये जो अनइक्वल कंपटीशन था कि लोकल मर्चेंट का जो सामान है टैक्स ड्यूटी की वजह से महंगा पड़ता था बंगाल में, और कंपनी क्योंकि कोई टैक्स नहीं दे रही थी, कोई ड्यूटी नहीं दे रही थी, तो इनका प्रोडक्ट सस्ता पड़ता था, तो प्रेफरेंस मिलती थी ब्रिटिश प्रोडक्ट को। अब जब मीर कासिम ने बोला कि मैं ड्यूटीज को पूरी तरीके से अबॉलिश ही कर रहा हूं, तो ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इन्होंने बोला कि जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है वो मिलते रहना चाहिए। लेकिन मीर कासिम साहब नहीं माने, और जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई, बड़ी छोटी छोटी सी। जैसे एक लड़ाई हुई कठवा में, एक हुई मुर्शिदाबाद में, एक हुई गिरी में, एक हुई सूती में, एक हुई मुंगेर में, और सक्सेसिवली इन सारी लड़ाइयों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को हराया। फाइनली जब मीर कासिम के पास में कुछ नहीं बचा, ये सारी लड़ाइयाँ हुई हैं 1763 में, तो मीर कासिम भाग के चला गया अवध, जिसको उस टाइम पे बुलाया जाता था औध। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे औध किसान सभा। अगर आपने पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के अपन पढ़ेंगे ही। अगर पढ़ी हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो कि औध किसान सभा कब बनाई गई और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मीर कासिम दौड़ के पहुंचा कहाँ पे? अवध में, औध में। अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसके साथ में इसकी दोस्ती थी। शुजाउद्दौला को उसने बोला कि भाई साहब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे बहुत मार रही है और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद करो। क्योंकि शुजाउद्दौला इसका दोस्त था, तो शुजा ने बोला कि चलो मदद करेंगे। इसने टीम बनाई, मीर कासिम ने, एक तो शुजाउद्दौला से मदद मांगी और दूसरी तरफ मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड से मदद मांगी। और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को बोला कि देखो, आप हो करता धरता, आप हो सबसे पावरफुल एम्परर, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है, क्यों ना हम तीनों लोग मिलके लड़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को हराते हैं, इनको निकालते हैं। शाह आलम सेकंड, लेटर मुगल्स, निकम्मा नकारा आदमी, ये बोला चलो ठीक है मिलके लड़ लेते हैं। लड़ाई होना शुरू हुई, और लड़ाई की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक पॉइंट ऐसा था कि ये जो इंग्लिश फोर्सेस, अच्छा ये जो लड़ाई है इसी को बोलते हैं अपन बैटल ऑफ बक्सर, और ये बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई? अक्टूबर 22, 1764। प्लासी कब लड़ी गई है? प्लासी लड़ी गई है 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई है? अक्टूबर 22, 1764। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन लोग हैं? एक तरफ तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड है, और दूसरी तरफ है इंग्लिश फोर्सेस। और इन इंग्लिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा है? मेजर हेक्टर मुनरो। कौन लीड कर रहा है? मेजर हेक्टर मुनरो। अच्छा, जब बैटल ऑफ बक्सर चल रही थी, ये तीन लोग, इन तीन लोगों की फोर्सेस भारी पड़ रही थी इंग्लिश फोर्सेस के ऊपर। हेक्टर मुनरो को लगा कि यार अपन जीत नहीं सकते हैं, तो हेक्टर मुनरो ने लौटना शुरू कर दिया। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब इंग्लिश फोर्सेस अंडर हेक्टर मुनरो स्टार्टेड टू रिट्रीट, वापस जाना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं गए थे। उससे पहले मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, इन लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया
मिठाई उठाई बांटना शुरू कर दिया, कह रहे हम तो जीत गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन हेक्टर मुनरो को पता नहीं क्या सूझा, हेक्टर मुनरो थोड़ा बहुत तो रिट्रीट किया, थोड़ा बहुत रिट्रीट करने के बाद अचानक से एकदम से आता है और इनके ऊपर अटैक करता है, अटैक करता है। और उस अटैक का नतीजा ये हुआ कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर की फोर्सेस को हरा दिया गया। और जीता कौन? जीती ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस विच वर लेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो। और बैटल ऑफ बक्सर का जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस जो हैं वो बेहद पावरफुल हैं। प्लासी में सिर्फ एक नवाब की फोर्सेस को हराया गया था। बैटल ऑफ बक्सर में 2 नवाब हैं, एक तो मीर कासिम जो पुराना नवाब है और दूसरा नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला की फोर्सेस। और उससे भी बड़ी बात, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनकी भी फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। हालांकि एक्चुअल में अपन ने हिस्ट्री पढ़ी है, शाह आलम सेकंड जैसे लोग, ये लेटर मुगल्स निकम्मे नकारा थे, इनके पास में एक्चुअल में कोई पावर थी नहीं, लेकिन दिखाने के लिए अभी भी अथॉरिटी इनकी थी, दिखाने के लिए मुकुट अभी भी इनके सर पे था, दिखाने के लिए, कहने के लिए अभी भी ये मुगल एम्परर्स थे। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन को सीमेंट कर दिया इन इंडिया। ये बता दिया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये लंबे टाइम तक इंडिया में रहने वाली है। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई अक्टूबर 22, 1764 को। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड की फोर्सेस को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने हरा दिया है, विच वर लेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो। 1763 में, अच्छा जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उससे पहले भी कुछ बैटल्स हो रही थी 1763 में, जहां पे लगातार मीर कासिम को हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1763 में मीर कासिम जब भाग गया तो वापस से बंगाल का नवाब किसे बनाया जाए ये सवाल उठा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था पपेट। और पपेट सबसे बढ़िया कौन था? इनको पता ही था, मीर जाफर, जिसको हटाया था इन्होंने 3 साल पहले ही। मीर जाफर को बना दिया गया था वापस से बंगाल का नवाब। देखो अपन ने कहानी क्या पढ़ी कि 1757 में प्लासी की बैटल हुई जिसमें सिराज मारा गया, और सिराज के मरने के बाद जाफर साहब को बनाया गया था नवाब। जाफर को नवाब रखा गया 1760 तक, लेकिन ये डच लोगों के साथ में कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, तो फाइनली 1760 में जाफर को हटाया गया और कासिम को बनाया गया नवाब बंगाल का। कासिम जो है वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से रिफॉर्म्स किए जाएं, किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेंस को कम किया जाए। तो फाइनली 1763 में कुछ 2-3 लड़ाइयाँ हुई जिनमें कासिम को हराया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसके बाद वापस से नवाब किसको बना दिया गया था? बंगाल का मीर जाफर को, मतलब इसको वापस से नवाब बनाया गया। और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई है। इस बैटल ऑफ बक्सर में कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड की फोर्सेस को हरा दिया है। किसने? हेक्टर मुनरो की फोर्सेस ने, या फिर ये कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने। अच्छा, बैटल जब हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बोला कि बेटा 2-3 काम करने हैं तुमको। मीर जाफर बोला कि क्या करना है? मीर जाफर तो पपेट है, दिख रहा है इसके पास में कोई पावर नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि मिदनापुर, वुर्दबॉन और चित्तगोंग की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाए, जो कि ऑलरेडी 1760 में ये ट्रीटी जब साइन की थी कासिम ने, मीर कासिम ने, उसके तहत दी गई थी, अग्री किया था। कासिम ने एक्चुअली हैंडओवर नहीं की थी तब तक, तो अब जो फाइनल हैंडओवर है वो किसने कर दिया? मीर जाफर ने कर दिया। दूसरा बोला गया कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड मिलेगा, मतलब कोई ड्यूटी नहीं देनी, कोई टैक्स नहीं देना, ड्यूटी फ्री ट्रेड मिलेगा। सिर्फ एक चीज पे ड्यूटी देनी है, सॉल्ट पे ड्यूटी देनी है, सिर्फ कितने परसेंट की? 2% की। मीर जाफर जब तक जिंदा रहा तब तक बंगाल का नवाब रहा, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट रहा। मीर जाफर जब मर गया तो उसका माइनर बेटा नजीम उद दौला, उसको नवाब अपॉइंट कर दिया गया। नजीम उद दौला भी एक तरीके से पपेट ही है। एक्चुअल पावर जो है वो किसके हाथ में? नायब सूबेदार के हाथ में। और ये नायब सूबेदार वो ऑफिशियल है जिसको अपॉइंट करने की, जिसको डिसमिस करने की पावर पूरी तरीके से किसके पास में? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और ये आप समझ ही सकते हो कि जिस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, डिसमिस कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास में अपनी क्या पावर होगी? कुछ पावर नहीं होगी। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि अब बंगाल का जो कंट्रोल है वो पूरे तरीके से किसके पास में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में है। बैटल ऑफ बक्सर जब खत्म हो गई तो अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने 2 ट्रीटीज करी। इन ट्रीटीज को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद नाम की जगह पे ये ट्रीटी साइन हुई तो इनको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
एक ट्रीटी तो साइन करी नवाब शुजाउद्दौला से, जो कि अवध का नवाब था, और एक ट्रीटी साइन करी शाह आलम सेकंड से, जो कि मुगल एम्परर था। ये वो दोनों लोग हैं जो कि बैटल ऑफ बक्सर में हारे थे। अब देखो, नवाब शुजाउद्दौला के साथ में क्लाइव ने दिमाग से खेला। दिमाग वाला आदमी तो था ही, अपन पहले ही देख चुके हैं। देखो क्या बोला इसने बोला कि इलाहाबाद और कारा नाम की जगह जो है उसे आप दे दोगे शाह आलम सेकंड को। नवाब शुजाउद्दौला बोला कि यार हम तो पहले से ही मुगल्स के अधीन है भाई, एक तरीके से ये जो पूरी टेरिटरी है इस पे अधिकार तो मुगल्स का ही था। तो इसने बोला कि यार इसमें क्या नुकसान है, चलो दे देते हैं। इलाहाबाद और कारा किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया शाह आलम सेकंड को। क्यों दिया गया अपन समझेंगे। दूसरा, कंपनी ने बोला कि ये जो तुमने बैटल ऑफ बक्सर में बदतमीजी की हमारे साथ, फालतू में हमारे अगेंस्ट में आके लड़ाई लड़ी, इसमें हमारा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई तुम करोगे और भरपाई के लिए तुम्हें देने होंगे हमें 50 लाख रुपए। शुजाउद्दौला बोला कि यार जान बची रहे, ले लो 50 लाख रुपए। दूसरा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि एक आदमी है बलवंत सिंह, ये हमारा अलाय है, इसने हमारी मदद की है, ये बनारस का जमींदार है, इसकी पूरी ज़मीन इसको वापस कर दी जाए। किसी भी ज़मीन पे जो बलवंत सिंह की ज़मीन है उस पर आपका कोई कब्जा नहीं रहेगा। शुजाउद्दौला को लग रहा था कि भाई साहब हम हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा कुछ नहीं देना पड़ रहा। इलाहाबाद और कारा पहले से ही सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो मुगल एम्परर्स के अंडर में थे, अब बस वहाँ पे मुगल एम्परर आके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बलवंत सिंह है बनारस का जमींदार है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़मीन होगी इसके पास में, 500 बीघा, 1000 बीघा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी का जो नुकसान हुआ उसके बदले में सिर्फ 50 लाख दे रहे हैं हम, कम से कम अवध हमारे पास है, कम से कम मैं नवाब बना हुआ हूँ हारने के बावजूद भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिमाग क्या है इसमें, दिमाग ये है कि यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे बिहार, और इस पे कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का। इधर से मराठास आ रहे हैं, इधर से अफगान्स आ रहे हैं। अगर अवध पे डायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेता रॉबर्ट क्लाइव, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती, रॉबर्ट क्लाइव की होती। अगर गलती से भी मराठास से हार जाता या गलती से भी अफगान से हार जाता, तो डायरेक्टली अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता, किसकी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्लाइव ने अवध को बना के रखा एज बफर स्टेट। इसने एक तरीके से अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में दोस्ती बढ़ाई। दोस्ती कैसे बढ़ाई कि भाई साहब तुम्हारा जो दोस्त है वो हमारा दोस्त है, तुम्हारा जो दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। कल को अगर मराठास, कल को अगर अफगान तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सिंबॉलिक है ये कि डायरेक्ट अटैक ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं होगा, अटैक होगा तो अवध पे होगा, जो कि दिखाने के लिए, जो कि नाम के लिए अभी भी किसके अंडर है, शुजाउद्दौला के अंडर है। तो क्लाइव ने खूब दिमाग लगाया। अच्छा, दूसरा, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड को बोला गया कि तुम मुगल एम्परर हो, देखो तुम्हें अगर ऐसे रोड पे थप्पड़ मारते हुए ले जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, बदतमीजी तुमने ऑलरेडी करी दी है, तो अब तुम एक काम करो, दिल्ली विल्ली छोड़ो, चुपचाप से जो इलाहाबाद तुम्हें दिया जा रहा है वहाँ पे रहो, कंपनी तुम्हें प्रोटेक्शन देगी, बदतमीजी मत करना, चुपचाप से बैठे रहना। शाह आलम सेकंड को अपनी औकात पता थी, बोला भाई साहब आप जो बोल रहे हो ठीक है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए। शाह आलम सेकंड को बोला कि भाई साहब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स हमें दे दिए जाएं। शाह आलम सेकंड के पास में था ही क्या, उसने बोला भाई साहब ले लो। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी बोली कि हम तुम्हें 26 लाख रुपए दे देंगे। शाह आलम सेकंड को तो यही बड़ा लग रहा था कि 26 लाख दे रहे हैं, यही बड़ी बात है, छीन भी सकते थे सीधे सीधे। तो एक तो दीवानी राइट्स मिल गए। दूसरा, कंपनी ने बड़ा स्मार्टली क्या बोला शाह आलम सेकंड को कि तुम हमें 53 लाख रुपीस दो और बदले में हम तुम्हें निजामत फंक्शंस देंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। निजामत फंक्शन मतलब मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस सर्विसेज और जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी सर्विसेज हैं उनको हम तुम्हें देंगे। मतलब घाटा कुछ नहीं है, दीवानी के बदले में 26 लाख रुपए दे रहे हैं और निजामत फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए 53 लाख रुपए ले भी रहे हैं। शाह आलम सेकंड को समझ में नहीं आया कि भाई साहब हुआ तो हुआ क्या। लेकिन ये बेसिकली क्या है कि मुगल एम्परर दिखाने के लिए अथॉरिटी तो है ही, अब उस अथॉरिटी को एकदम से जलील नहीं कर सकते हैं, तो तरीके से रास्ते निकाले जा रहे हैं कि तू जलील भी होगा, हमारी बात सुनेगा भी और हमारे हिसाब से काम भी करेगा और नुकसान भी हमें नहीं होगा, नुकसान भी सारा तुझे होगा।
देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में या उससे पहले अगर बात करें तो ये जो बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे। इनको हराया इंग्लिश फोर्सेस ने, जो कि अंडर काम कर रही थी मेजर हेक्टर मुनरो। जब इनको हरा दिया गया तो हराने के बाद ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन अगस्त 1765। दो ट्रीटी साइन हुई। शुजाउद्दौला के साथ में एक ट्रीटी साइन करी रॉबर्ट क्लाइव ने। शुजाउद्दौला के लिए तो बोला गया कि एक तो पैसे का जितना भी नुकसान हुआ इस वॉर में उसके बदले हमें 50 लाख रुपए दो, हमारा जो अलाय है बलवंत सिंह उसका सारा स्टेट उसको वापस कर दो और तुम हमारे दोस्त बन के रहो। एक तरीके से बफर स्टेट क्रिएट कर दिया। शाह आलम सेकंड को बोला कि दिल्ली छोड़ो, चुपचाप से इलाहाबाद रहो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए। और ये रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स अपने आप में सिग्निफिकेंट है। कल तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी ट्रेड करती थी तो बदले में सिल्वर लाती थी, बदले में गोल्ड लाती थी यूरोप से, और फिर यहां से चीजें खरीदती थी और फिर उनको बेचती थी यूरोपियन मार्केट्स में। लेकिन अब क्या है, अब दीवानी राइट्स मिल गए हैं, अब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए, तो पैसा तो यहीं से जनरेट करेंगे, यहीं के पैसे से यहीं से चीजें खरीदेंगे और उनको बेचेंगे यूरोपियन मार्केट्स में। मतलब इनपुट जीरो है और आउटपुट प्रॉफिट जो है वो माशाल्लाह कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। तो दीवानी राइट्स मिल गए और निजामत फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कंपनी ने बोला कि तुम हमें 53 लाख रुपए दो। और ये अगली लाइन वही जो अपन बात कर रहे थे, द क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध, अवध वॉज मेड द बफर स्टेट फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अफगान्स एंड मराठास। अच्छा, एक आदमी और था बैटल ऑफ बक्सर में, मीर कासिम। ये मीर कासिम गया, इसको घर से धक्के मार के निकाल दिया गया, बोला तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बेटा, तुमने बहुत बदतमीजी की है। और मीर कासिम होमलेस वॉन्डरर की तरह घूमता रहा और फाइनली मारा गया 1777 में। मतलब मीर कासिम का कोई खासा रोल है नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की रॉबर्ट क्लाइव ने वो किया क्या, बंगाल में, ये बिहार गलती से लिख गया है, बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया। और ये ड्यूल गवर्नमेंट 1765 से लेकर 1772 तक चलेगी। क्या किया, देखो रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया बंगाल में, मतलब रूल ऑफ टू इंट्रोड्यूस किया। कंपनी और नवाब दोनों बंगाल वाले एरिया को रूल करेंगे, लेकिन इसमें एक कैच है, कैसे रूल करेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे कि कंपनी को दीवानी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए थे एम्परर से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स किससे मिले कंपनी को, एम्परर से। बंगाल का जो निजामत फंक्शन था, मतलब पुलिस सर्विसेज का फंक्शन, मिलिट्री सर्विसेज का जो कामकाज है, जुडिशियल फंक्शन जो भी है, उस निजामत फंक्शन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया बंगाल के सूबेदार से। मतलब अब बंगाल का दीवानी राइट्स भी कंपनी के पास में, निजामत के फंक्शंस भी कंपनी के पास में। मतलब रेवेन्यू भी सारा कंपनी के पास में आ रहा है और जो पुलिस फोर्सेज हैं, जो ताकत वाली चीजें हैं, वो भी किसके कंट्रोल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। लेकिन दिखाने के लिए अभी भी बंगाल में कौन बैठा हुआ है, नवाब बैठा हुआ है, नजीम उद्दौला नवाब बैठा हुआ है। मतलब लोग अगर सवाल पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, नवाब से पूछेंगे। लोग अगर देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे, नवाब की तरफ देखेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पावर किसके हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पैसा किसके हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। मतलब इस नवाब की हालत ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कि जवाब सारे नवाब को देने हैं, लेकिन है इसके हाथ में कुछ भी नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली तो मैनेज कर नहीं रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए 2 डेप्यूटी दीवान्स को अपॉइंट किया। एक का नाम था मोहम्मद रेजा खान, बंगाल में अपॉइंट किया गया इसको, और बिहार में अपॉइंट किया गया राजा सितब रॉय को। ये जो पैसा कलेक्शन जितना भी करना है, रेवेन्यू जितना भी कलेक्शन करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे बंगाल में कौन कर रहा था, मोहम्मद रेजा खान, और बिहार में कौन कर रहा था, राजा सितब रॉय। नवाब की हालत ऐसी है कि जवाब सारे देने हैं, जनता को फेस करना है, लेकिन एक्चुअल में सारी पावर किसके पास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और ऐसा जब भी होगा, जहां भी होगा, नुकसान होगा जनता को, नुकसान होगा लोकल पीपल को, बिकॉज पैसे का मिसयूज करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी को तो जवाब देना नहीं है। अल्टीमेटली हुआ ये कि ट्रेड में नुकसान होने लगा लोगों को, अल्टीमेटली होने लगा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाथ से निकलने लगा, वो खराब होने लगा। अल्टीमेटली होने ये लगा कि लोकल लेवल पे जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, बिकॉज नवाब कुछ कर ही नहीं पा रहा था रिफॉर्म्स के नाम पे। सारी पावर किसके पास में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और ये लगभग 7 साल में
बंगाल गॉट डिस्ट्रॉयड, बंगाल पूरी तरीके से तबाह हो गया, वहाँ की जो लोकल जनता है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। इस ड्यूल गवर्नमेंट के सिस्टम को अबॉलिश किया वेरिन हेस्टिंग्स ने 1772 में, और इसके साथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पूरा हो गया। पूरा जो कंट्रोल है, जो डोमिनेंस है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। बैटल ऑफ बक्सर अपने आप में सिग्निफिकेंट बैटल है, बिकॉज प्लासी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यार तुक्के में जीत गई होगी, लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और इस बार जो जीती तो दो नवाब्स को और साथ में मुगल एम्परर की आर्मी को हराया, तो एक तरीके से ठप्पा लग गया कि हाँ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्सेज हैं वो बेहद पावरफुल फोर्सेज हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा, इनके सामने झुक के रहना पड़ेगा। बंगाल का कॉन्क्वेस्ट खत्म। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।